तो भाई लोग लेसन को कंटिन्यू करते हैं। ए सर्किट तू भी बैठ रहे सीखने को, और साले सिलेबस चेक मत कर, ये लेसन नहीं डिलीट हुआ है सिलेबस से। Oh no! तो ये लेसन का पार्ट का नाम है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले 2 एपिसोड्स में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा था। अभी ये वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बुलाया है नाना पाटेकर भाई को। एक मच्छर, साला एक मच्छर इंसान को येड़ा बना देता है। नाना भाई रहने दो, थैंक यू। तो भाई लोग इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जहाँ पे हम लोग हनीमून के लिए जाते हैं, उस समय उन देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग किंग्स रूल करते थे और कोई एक नेशन स्टेट या एक कंट्री नहीं हुआ करता था। अभी तुम लोगों के खोपड़ी में एक सवाल आयला रहेगा, ये साला नेशन स्टेट क्या है? अपन के भी दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते थे जब अपन पढ़ता था, पर अपन कभी साला पूछा ही नहीं। अगर तब डाउट्स पूछता तो आज मुन्ना भाई नहीं, सच में मुन्ना भाई MBBS होता। चलो टॉपिक पे आते हैं। नेशन स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ के लोगों के बीच कुछ कॉमन आइडेंटिटी रहती है, जैसे कि रिलीजन, लैंग्वेज या कल्चर। अभी ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में ऐसा नेशन स्टेट फॉर्म होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। अभी तुम लोग ही सोचो, हमारे देश में ऐसा स्टेट बना है जहाँ पे तमिल और पंजाबी दोनों बोलने वाले लोग हैं, तो क्या होता? 2 और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, गालिशिया करके एक रीजन में बोहेमियंस, स्लोवेन्स, क्लोक्स और रूमन्स ये अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ नेशन स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नेशन स्टेट बनाने के लिए एक ही कल्चर फॉलो करने वाले लोग चाहिए होता है। दूसरा एग्जाम्पल, हैम्सबर्ग एम्पायर जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल किया, वहाँ पे जर्मन और इटालियन दोनों बोला जाता था। तो इन अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में एक यूनाइटेड नेशन बनाना मुश्किल था। भाई हम लोग टपोरी लोगों का बम्बई एक नेशन स्टेट बनाए क्या? अरे सर की, तो अपने जैसे टपोरी लोगों के नेशन स्टेट में हम लोग दादागिरी किसके ऊपर करेंगे? अपने खुद के टपोरी लोगों के ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सीधे साधे लोग चाहिए अपन को अपने धंधे के लिए, समझा क्या? उस समय यूरोप के सोसाइटी में 2 डिविजन्स थे, पर बाद में 3 हो गए। पहला डिवीजन था एरिस्टोक्रेसी क्लास का। एरिस्टोक्रेसी क्लास बोले तो अमीर लोग, जैसे कि आज के अंबानी हो गए। अरे नहीं नहीं, अंबानी तो बहुत चैरिटी करता है। ये एरिस्टोक्रेसी के लोग अंबानी जितने अच्छे नहीं थे। चलो जानते हैं इनके बारे में पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, इन लोगों का कंट्री साइड बोले तो रूरल एरियाज में बहुत बड़ा लैंड होता था, साथ ही साथ उनका टाउन एरियाज में भी घर हुआ करता था। दूसरा पॉइंट, ये लोग फ्रेंच भाषा ही बोलते थे। तीसरा पॉइंट, ये लोग अपने क्लास के लोगों से ही शादी करते थे, तो इनके लव स्टोरीज मिलने के चांसेस बहुत कम है। चौथा और लास्ट पॉइंट, इनका पॉपुलेशन यूरोप में बहुत कम था। दूसरा क्लास था पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स लोगों का, पर इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था यूरोप में। इसी बीच तीसरा क्लास उभर कर आया। ध्यान से समझो भाई लोग, अभी वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो ऑब्वियस है भाई लोग उसमें लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली। इससे क्या हो गया कि एक नया क्लास उभर कर आया, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास मैन, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन। अभी इसी मिडिल क्लास लोगों में जो एजुकेटेड लोग थे, उनके मन में नेशनलिटी की भावना आई। अभी भाई लोग जानेंगे लिबरलिज्म क्या है और ये नए मिडिल क्लास लिबरलिज्म को किस नजर से देखते थे। लिबरलिज्म का मतलब तो है आसान भाषा में फ्री होना, आजाद पंछी की तरह। पर मिडिल क्लास के लोगों की नजर में लिबरलिज्म का बहुत बड़ा मीनिंग था। देखते हैं इसको पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, इनको चाहिए था इक्वालिटी बिफोर लॉ। बोले तो कानून सबके लिए एक ही होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी हो या कोई और हो, सबके लिए एक ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब गवर्नमेंट लोगों का ही होना चाहिए, जैसे अपने देश में कैसे होता है वैसे। बोले तो लोग ही गवर्नमेंट को इलेक्ट कराते हैं और अपने आप कोई लोगों पर दादागिरी नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, ऑटोक्रेटिक और क्लेरिक्स ये बड़े बड़े लोग जो रहते थे, सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि सारे लोगों को इक्वल प्रिविलेजेस मिले। क्लेरिक्स मतलब चर्च के जो बड़े बड़े प्रीस्ट होते हैं वो लोग। मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि सबको इक्वल प्रिविलेजेस मिले। चौथा पॉइंट है इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी,
मतलब हमारा जो भी प्रॉपर्टी है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई राजा और ना ही कोई मुन्ना भाई। ये सरकी, तेरे नजर में लिबरलिज्म क्या है रे? भाई जब तक कंट्री में ड्राई डे है तब तक अपन लिबरल नहीं है। अरे बात तो सही बोला तू। हाँ तो भाई लोग, यूरोप में दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम पॉलिटिकल था। जिन लोगों के पास बड़े प्रॉपर्टीज थे सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे और अपने गरीब बीड़ू लोग वोट नहीं कर सकते थे, और वो भी सिर्फ मर्द लोग। वुमन को वोट करना अलाउड नहीं था। दूसरा प्रॉब्लम इकोनॉमिक था। अभी उस समय यूरोप में 39 स्टेट्स थे और इन स्टेट्स के अपने अपने करेंसी और वेट मेजर करने का सिस्टम था, तो स्टेट टू स्टेट ट्रेड करने के लिए बहुत तकलीफ होता था और बहुत टैक्सेस कट होते थे। एक एग्जांपल सुनो, हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग करके एक जगह तक किसी को अपना सामान बेचना हो तो उसको 11 बॉर्डर क्रॉस करने थे, तो हर एक बॉर्डर में 5% टैक्स लगता था। तो अभी तुम लोग सोचो, 55% कमाया हुआ पैसा टैक्स को ही चला गया। भाई ये बात हो गई, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। इस इकोनॉमिक कंडीशन से मिडिल क्लास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और उनका सामान इधर उधर बेचना डिफिकल्ट हो रहा था। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से प्रशिया ने कस्टम यूनियन स्टार्ट किया और जर्मन के ज्यादातर स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया। इस यूनियन का नाम था ज़ोल्वेरीन। इस कस्टम में 2 चेंजेस किए। पहला पॉइंट, सभी टैक्सेस जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करने के लिए लगता था उसको हटाया गया। दूसरा चेंज, उन सभी स्टेट्स में कुल 30 करेंसीज चलते थे और उनको कम करके 2 बनाया गया, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग करेंसी से बहुत कन्वर्जेंस होता था और इससे स्टेट टू स्टेट ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम होता था। इसके अलावा रेलवे का नेटवर्क भी क्रिएट करने का डिसाइड किया गया ताकि ट्रेड के लिए गुड्स और जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो। अभी क्या हुआ कि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत लोग ट्रेवल करते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे और बातों बातों में नेशनलिज्म के आइडियाज भी स्प्रेड होती गई। चाय पे भी नेशनलिज्म की बातें शेयर होती रही।